नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संडे इवनिंग लेकर बिल्कुल तैयार हूं, रविवार की शाम सितारों के नाम। एक ऐसा शो जहां पे आपके फेवरेट है पर्सनालिटीज, फेवरेट एक्टर्स आपके साथ होते हैं और आपके रूबरू होकर अपने दिल की बात हम सबके साथ शेयर करते हैं। आज हमारे साथ है नन अदर देन हम सबके फेवरेट वेरी टैलेंटेड एक्टर राजीव खंडेलवाल। राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। थैंक यू अनिमेश। कोलकाता बहुत ही खास है, हमेशा हमेशा रहा है। पिछले सब कम से कम 18 सालों से, जब से मैंने अपने इस एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, बहुत प्यार मिलता है कोलकाता से। और मेरा ढेर सारा प्यार सभी कोलकाता वासियों को। उम्मीद करता हूँ कि वो लोग सब फिट हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। बहुत चैलेंजिंग दौर से गुजरे हम सब और अब बाहर निकल रहे हैं। तो आई रियली होप दैट कि ये नया साल इन सब के लिए बहुत सारी खुशखबरियां लेकर आए, बहुत सारी शुभ बातें लेकर आए। जी, और जो पिछले साल के जो मशक्कतें थी वो सब हम भूल जाएं बहुत ही कम समय में। बिल्कुल सही कहा राजीव। जैसे कि आपने कहा, कोलकाता से आपका एक पुराना रिश्ता रहा है और राजीव सर जब जब कोलकाता आए हैं मेरे साथ उनकी बातें हुई है, हमने ढेर सारी बातें की। हमेशा से हमने देखा है कि आप पॉजिटिव रहते हैं और जितने आपने रोल्स किए हैं सब में एक चैलेंजिंग रोल रहा है, पॉजिटिव रोल रहा है और सब इन रोल्स ने हम सबके दिल को छुआ है। वैसे ही कुछ हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर बड़ा तो ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन नक्सलबारी ने सबके दिल को जीता है। आपके किरदार ने, राघव ने सबके दिल को जीता है। तो उसको लेकर हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा सर कि नए साल के फर्स्ट महीने में आपके साथ बातें हो रही है, तो हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर अनिमेश। और थैंक यू जितने सर। भी लोग हम देख रहे हैं इस समय, उन सबको भी नए साल की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं दिल से हैं। और मुझे मालूम है कि दिल से सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आपके लिए, मेरे लिए होंगी, मेरी आपके लिए है। बिल्कुल ये साल ऐसा है जहाँ पे हम सब बिल्कुल सब साथ में हैं। एंड आई बिल्कुल थिंक बिकॉज हम सब साथ में एक दौर से गुजरे हैं, हम तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा दौर भी जब आए तो हम सब साथ में हों। बिल्कुल सर, एक दूसरे के हम पीछे नहीं है। इस वक्त हम एक साथ हैं और ये जो शुरुआत हो रही है न्यू नॉर्मल से, नाउ नॉर्मल होने का इंतजार है। तब एक साथ हम एक बार फिर से शुरू करेंगे। लेकिन सर, जैसे कि राजीव सर, मैं आपको पहले भी बधाई दे चुका हूं, एक बार फिर से बधाई दूंगा कि नक्सलबारी में आपके किरदार को बहुत पसंद किया गया है। हमने सब देखा है Z5 ओरिजिनल में नक्सलबारी वेब सीरीज को। कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, अगर हमारे साथ शेयर करें प्लीज। ये एक्सपीरियंस तो कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये शूटिंग जब हुई थी तो पूरे जी, कोविड का पीक टाइम था, मतलब। करेक्ट। और उस टाइम पे शूट करना बाहर, मतलब मैं शायद अपनी फिल्मों को भूल जाऊंगा, अपने टीवी के प्रोजेक्ट्स को भूल जाऊंगा, लेकिन ये कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये वो दौर था जो शायद स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा हमारी जिंदगी में। क्योंकि जब हम बाहर निकले थे शूटिंग करने के दौरान, तो ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मतलब कोई ऐसी महामारी है जो थी, ऑफ कोर्स, लेकिन डर इतना ज्यादा था, इतना खौफ था कि इंसान इंसान से घबरा रहा है। आप अपने जी, दोस्तों से गले नहीं मिल रहे हैं, आप सेट पे जा रहे हैं और आप अपने डायरेक्टर कैमरामैन से आप जब बातें कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि थोड़ा दूर हो जाए, कोई आदमी खांस दिया तो घबराहट। घर कैसे वापस जाएं, घर जाएं कि नहीं जाएं, होटल में रुक जाएं। गोवा में मेरा घर भी है, तो जब शूटिंग गोवा में हो रही थी तो मैं घर नहीं जा रहा था मैं। जी, और जहां बैठो वहां स्प्रे, जहां जिस चीज को हाथ लगाओ वहां स्प्रे, तो एक अलग किस्म का माहौल था। तो समझ ही नहीं आ रहा था यार, ये क्या, ये सपना है क्या, क्या मतलब हम लोग सच में सपने रियल लाइफ वर्ल्ड में है कि नहीं है। जी, जी, ये क्या है, ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम मास्क में शूटिंग करेंगे। एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि 20 दिन के बाद, जब हमारा 28 दिन के बाद में जब पहला शेड्यूल पैकअप हुआ, वहां पे रैपअप हुआ, तो जब हम जा रहे थे तो कुछ एक असिस्टेंट डायरेक्टर्स मुझे मिले होटल में। हम्म, और उन्होंने कहा कि राजीव सर, बहुत अच्छा लगा काम करके। मैंने कहा, तू कौन से डिपार्टमेंट में था? ओहो, तो बोला, सर मैं एडी सर, वो क्लैप रोज दे रहा हूँ आपको। तो हम इमेजिन 28 दिन साथ बिताने के बाद भी आप लोगों को पहचानते नहीं क्योंकि जी, मास्क पहना हुआ है। मास्क पहने तो सभी। ये, हाँ, तो क्योंकि एक अलग ही लेवल का, मतलब एक एक्सपीरियंस था। और फॉरगेट कोविड, कोविड तो था ही, साथ में गोवा की बरसात, जो कि बहुत ही धुआंधार बरसात होती है, वो बरसात, कीचड़, जंगल। तो ये अपने आप में खाना, मतलब जब आता था तो बारिश में भीगता हुआ खाना खाना एक जगह रखा होता था कि आप जी, सब जाएं, अपना अपना ले लें ट्रे, कोई टच नहीं करेगा, कॉन्टैक्ट प्लेस खाना, मतलब अजीब ही माहौल था। बट एक्सपीरियंस था, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और बड़ी खुशी थी कि कोविड टाइम के अंदर जब हम शूट कर रहे थे तो बहुत से दोस्तों के फोन आते थे, यार तुम काम कर रहे हो ना, ये सुन के अच्छा लग रहा है। हाँ, देखो सब लोग काम मिस कर रहे थे, इस जी, सेट पे कोई तो है, चलो यार राजीव कैमरे, राजीव वहां पे है, कोई कैमरा मैन है। पूरी यूनिट थी हमारी, छोटी यूनिट भी नहीं थी कुछ। जो प्रोटोकॉल के हिसाब से को 50-60 मिनिमम लोग रखने पड़ते थे, उतने तो कम से कम मिनिमम होते थे। जी, और वो भी शिफ्ट में बदलते आते थे वो लोग। जी। तो वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो सर बताना चाहेंगे, डायरेक्टर पार्थो मित्रा की जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। बहुत सारे उन्होंने सीरियल्स में भी हमने उनको देखा है, अच्छे अच्छे डायरेक्शन, बहुत अच्छा डायरेक्टर है वो। तो सर उनके साथ काम करके कैसा लगा? और जब ये स्टोरी आपको बताई गई, क्योंकि ये बहुत ही सेंटिमेंटल स्टोरी है, बंगाल से भी इसका कनेक्शन, अगर हम रियल स्टोरी की बातें करें तो सर बताया गया, तो जी। उस समय आपके जहन में क्या चल रहा था?
अनिमेश, हकीकत ये कि जब मुझे स्टोरी सुनाई गई थी और जो स्टोरी सुनाई गई थी वो एक अलग अलग स्क्रिप्ट थी नक्सलबाड़ी की, जिसको मैंने हाँ भी किया था, जिसको सुन के मैं इतना प्रभावित हो गया था कि मुझे लगा था यार ये मुझे करना ही है। ये बात है अगस्त 2019 की, जब मुझे सुनाया गया था। ये ऑफ कोर्स टेक ऑफ बाद में लॉकडाउन के टाइम पे शुरू हुआ शूट, बिकॉज डिले होता गया। जिस स्क्रिप्ट को मैंने हाँ किया था वो तो बहुत ज्यादा डिटेल में थी। वो नक्सलवाद के बारे में, मतलब बहुत डिटेल में उस चीज को का स्टडी था, माइंडसेट का स्टडी था, मेंटालिटी का स्टडी था, और किसी का पक्ष नहीं था। ये था कि हकीकत क्या है और किस तरह से कुछ कभी कभी जो कुछ शुरुआत होती है, मुहिम होती है, या कोई एक कोई एक रेवोल्यूशन होता है, वो किस तरह से कभी कभी गलत दिशा में चला जाता है, क्योंकि कुछ लोग आके प्रभावित कर देते हैं। तो हर क्रांति के पीछे देखो, नक्सलवाद भी क्रांति किस्म की थी जब शुरुआत हुई थी। उसके बाद वो क्या रास्ता भटक गए, क्या लोगों ने भटका दिया, क्या पावर, पैसा, ताकत, इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो जिस तरह से, क्योंकि आज की तारीख में जो नक्सलवाद है वो बेसिकली वो नहीं है जो जिसके कारण वो शुरू हुआ था। तो वो सब की स्टडी थी। लेकिन हुआ ये कि अगस्त से लेके मार्च तक स्क्रिप्ट बदलती गई, क्योंकि Z5 चाहता था कि इसको कुछ हम डिफरेंट करें, कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, जो भी कुछ करें। तो वो सुना, तो वो तो बहुत डिटेल में थी। ये वाली स्क्रिप्ट इवेंचुअली जब लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें कर भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस ओरिजिनल स्क्रिप्ट में जो सीक्वेंसेस लिखी हुई थी वो बहुत डिटेल में बड़ी सीक्वेंसेस थी। कि मतलब शूटिंग के लिए भी आपको कम से कम 200-300 लोग चाहिए होते थे उसके लिए, और प्रोटोकॉल था कि आप 50 लोगों से कर सकते नहीं हो। तो बहुत ज्यादा काटपीट हुआ, बहुत ज्यादा चीजें, सीक्वेंसेस काटी गई इसके अंदर बहुत, बिकॉज ऑब्वियसली कोविड ने प्रोटोकॉल के टाइम पे करना था, और ये था कि ऑडियंस को कुछ देखने के लिए नया है नहीं उनके पास में। राजीव गोवा में चले शूट करते हैं, तो हमने शूट किया जैसे तैसे करके हमने। पार्थो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत स्मार्ट डायरेक्टर भी हैं। पार्थो भी गोवा में थे, तो जब ये हुआ कि राजीव गोवा में है तो शूटिंग गोवा में करते हैं, तो ये हुआ कि डायरेक्टर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बॉम्बे से तो आ सकता नहीं है कोई। तो गोवा में कौन है, और गोवा में पार्थो मेरे ऑलमोस्ट मेरे घर के 2-3 किलोमीटर दूरी रहते हैं। तो मैंने सजेस्ट किया कि पार्थो है, पार्थो ऑन बोर्ड आ गए। फिर पार्थो और हम जो कैमरामैन भी गोवा में थे, हरी नाम जो कैमरामैन है वो भी गोवा में थे। और फिर ऐसे करते करते कुछ एक्टर्स जो गोवा में थे उनको भी कास्ट किया गया। तो इस तरह से करके ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया गया, क्योंकि उस समय तो कुछ शूट हो ही नहीं पा रहा था। तो बहुत अजीब एक्सपीरियंस, अजीब बोलूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। एंड बहुत मजा आया सबके साथ में। हम सब लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। सिर्फ ये था कि शाम को जाके कभी साथ नहीं बैठे हम लोग, कभी साथ में खाना नहीं खाया हम लोगों ने, क्योंकि अलाउड नहीं था। सब अपने अपने रूम्स के अंदर, सब डर भी था सबके अंदर। जनरली यूनिट आउटडोर में शाम को मस्ती करते हैं, लोगों के साथ मजे करते हैं, गप्पे मारते हैं, सब कुछ होता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ। शूटिंग पैकअप होता था, सब अपने कमरे में, खाना कमरे में, सुबह निकले अपनी अपनी गाड़ियों में सेट पे पहुंचते थे। एक डिफरेंट किस्म का माहौल था, बट आई थिंक हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल सर, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपसे, जैसे कि आपने कहा कि लॉकडाउन के दौरान इतनी सारी चीजें हुई और उसके बाद शूटिंग भी की गई, तो राजीव सर कहीं पे भी जहन में ऐसा नहीं आया कि क्योंकि अब तो हमें पता है कि मास्क पहनना है, शूटिंग भी शुरू हो गई, सब कुछ, लेकिन आपने शुरुआत की थी, कोई भी चीज जब शुरुआत होती है तो कुछ भी हो सकता है, तो कहीं आपको कहीं डर लगा, फैमिली का एक खौफ, कुछ भी हो सकता है, तो मुझे शूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ बताना चाहेंगे? ऑफ कोर्स ये तमाम क्वेश्चंस दिमाग में थे, और कई बार आर्गुमेंट भी हुआ अपनी वाइफ के साथ में, मंजरी के साथ में, जो मुझे, क्योंकि जब जाने का टाइम आया नॉर्मल है जी, ये होगा ही जी। तो जब जाने का टाइम आया तो उसने बोला कि राजीव जरूरत क्या है यार, व्हाई डू यू वांट टू डू इट, यू वांट टू डू इट फॉर मनी। मैंने कहा नो, मनी इज नॉट द थिंग यार, एज मैं एक्टर हूँ, मैंने कमिटमेंट दे रखा है बहुत टाइम से, और मुझे करना है ये, क्योंकि सारी वो यूनिट यहाँ गोवा में लेके आ रहे हैं, और मैं बोलूँ कि मैं ही नहीं करूंगा तो दिस विल बी कंप्लीटली रॉन्ग फॉर मी, यू नो, मॉरली आल्सो बहुत होगा मेरे लिए। बट वो था, फिर डिसाइड किया कि अच्छा, शूटिंग की लोकेशन जो थी वो कम से कम 1.5 घंटे मेरे घर से दूर थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं घर वापस नहीं आऊंगा, मैं होटल में रुकता हूँ। तो अब वो भी अजीब सिचुएशन उसके लिए, क्या हम गोवा में हैं और तू होटल में रहेगा, तो ना। अब लेकिन मैंने कहा कि अगर तुम हो घर में तो घर में स्टाफ भी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं, तो हम लोग आपस में, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे स्टाफ के प्रति भी है, क्योंकि हम तो चलो, तुमने हस्बैंड वाइफ है, तुमने मैनेज कर लिया, बट उनको किसी को हो गया बाई चांस तो क्या करेंगे। तो मैं होटल में रुका, और उसके बाद बीच बीच में जब लंबे ब्रेक होते थे तो मैं घर पे आता था। तो शुरुआत में ये था कि अच्छा जल्दी जाओ, कपड़े धो, सब कुछ करो, कंप्लीटली वॉश योरसेल्फ, बस चले तो पूरा का पूरा आप सैनिटाइजर खुद को डाल लो। तो इस तरह का माहौल था। तो वो डर था, वो एक बहुत ज्यादा खौफ भी था उस टाइम पे कि यार कहीं ना हो जाए, सेट पे किसी को ना हो जाए। रोज आते थे सेट के ऊपर तो पूछते डॉक्टर से कि कोई किसी को कुछ हुआ क्या, किसी को नहीं हुआ। तो रोज हमेशा हमारी खुशखबरी ये होती थी यार किसी को नहीं हुआ, और अनिमेश किसी को नहीं हुआ, हमारे सेट पे किसी मतलब प्रोडक्शन में किसी को नहीं हुआ। तो वो एक डर लगा रहा। 10-12 दिन, आई थिंक 10-12 दिन जब एक्शन सीक्वेंस हम खत्म कर ली तो हमारा डर खत्म हो गया था
जी हमारा डर खत्म इसलिए हो गया बिकॉज हमें लगा यार हमने तो इतनी जरा अभी कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, एक्शन सीक्वेंसेस है, यहाँ पे आपको उसको पकड़ के मारना पड़ेगा ना मुक्का, हवा में तो मार हाँ सकते नहीं हो, नहीं तो आप इतने करीब हो। तो फिर वो डर निकलने लग गया कि ठीक है मतलब इतना भी नहीं है, कोविड ही तो है, मतलब क्यों इतना डरा रखा हमारे को, जी और जी अगर हो भी गया तो आप अगर फिट हैं तो आप 10-15 दिन में आप या 8-10 दिन में आप निकल आएंगे ना, करेक्ट वायरल फीवर से इतना घबराते तो है नहीं हम लोग। जी पर वो दिमाग मानसिक तनाव इतना ज्यादा था कि उससे निकलना थोड़ा सा मुश्किल था शुरू में। उसके बाद आई थिंक धीरे धीरे मंजरी को भी जब देखा उसने कि यार कुछ हो तो रहा नहीं, ये तो मुझसे ज्यादा दौड़ रहा है, मुझसे एक्सरसाइज कर रहा है, तो देन आई थिंक वो डर धीरे धीरे करके बाहर निकला। बिल्कुल राजीव, हैट्स ऑफ टू यू पूरे टीम को, क्योंकि वो जो टाइम था उस समय किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है, कैसे शूटिंग होगी, किस तरह से शुरुआत होगी, और आप लोगों ने करके दिखाया और रिस्पांस भी काफी अच्छा आया। लेकिन राजीव मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि Z5 में और Z5 ओरिजिनल में हमने देखा है, हम देख रहे हैं, तो OTT के बारे में अब आपकी क्या सोच बन गई है, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है। इस पैंडेमिक टाइम ने OTT को और सामने ले आया है, और डिजिटली इस वक्त हम OTT से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। वेब सीरीज हो, मूवीज हो, बड़ी बड़ी बैनर की मूवीज हो, अब रिलीज हो रही है। आपकी क्या टेक है इसके बारे में? तो अरे मैंने तो आज से 3 साल पहले जब मैंने 2017 में मैंने पहला सीरीज की थी, हक से करके मैंने एक सीरीज की थी मैंने, जी जी उस टाइम पे भी मुझसे लोग पूछते थे कि राजीव क्या लगता है आपको, आप ओटीटी कर रहे हो, इस पे क्या क्या लोग देखेंगे, इस पे क्या पीपल विल वॉच इट। और मैंने कहा था देखो वेस्ट में तो बदल चुका है माहौल, जी वहां तो ओटीटी इज बिगर देन एनीथिंग, बिगर देन फिल्म्स आल्सो। अब रही बात इंडिया की, तो मैंने कहा था ये फ्यूचर नहीं है, मतलब ये दिस इज हैपनिंग नाउ। 2018 हुआ, मैंने एक और सीरीज की, 2019 में मैंने एक और सीरीज, कोल्ड लस्सी एक सीरीज मैंने की, 2 हो गए, और फिर मैंने एक शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस भी की उस पे। और उसके बाद लॉकडाउन आया, जब जब ये एकदम से प्रेजेंट बन गया, जी कल एक लॉकडाउन से पहले तो लगा था कि ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है, समय लगेगा आने और में। लॉकडाउन में, जी हाँ, और लॉकडाउन ये में प्रेजेंट बन गया। जी तो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग चेंज है, ये इंटरेस्टिंग शिफ्ट है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि फिल्मों में एक किस्म का एक अजीब सा मामला है कि ऑडियंस जाती भी है सिनेमा हॉल में, पसंद भी नहीं करती है फिल्म को, वो फिल्म पैसा भी कमा लेती है, और आप आ भी जाते हैं, फिर आप बोलते हैं यार तीन सर दर्द हो गया मेरा 3 घंटे, और फिर आप सुनते हो उसी फिल्म में भैया 100-150 करोड़ कर दिए, हम्म ऑडियंस को खुश भी नहीं। तो अजीब सी सिचुएशन थी, क्योंकि अगर कोई फिल्म अच्छी चलती है तो उस फिल्म को अच्छा भी होना चाहिए, करेक्ट ऑडियंस को बहुमत ये होना चाहिए कि बहुमत लोगों को पसंद आई। अगर बहुमत ये है कि यार ऑडियंस को पसंद ही नहीं आई, लेकिन फिल्म भैया तो भैया 100-125 करोड़ उसने फिर भी बना लिए, उसने कमाई कर ली है उसने, तो वो लॉजिक कभी समझ में नहीं आता था कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है, ऐसा तो हो सकता नहीं है। करेक्ट अभी ओटीटी के आने की वजह से बहुत सारी करेक्शन आई, बहुत सारे वो एक्टर्स टेक्नीशियंस जो कि सिर्फ चल जाते थे नाम पे, मतलब आप चल रहे हैं, चलिए आपने एक दौर चला तो आपको चला दिया गया, चला आपको दीजिए। माउंट कर दिया गया। तो आई थिंक टेक्नीशियंस हो चाहे एक्टर्स हो, चाहे वो प्रोडक्शन वाले, जो भी हर इंडस्ट्री में हर जो जुड़ा है, इंसान जुड़ा है, उसमें करेक्शन जरूर आएगा, ऐसा मुझे लगता है, अगर ओटीटी इस तरह से बढ़ता गया, आगे चलता गया तो। क्योंकि अब आपको पास ऑप्शंस है, आपके सर अगर आपका दुख रहा है तो आप चेंज कर देंगे, आपने पैसे नहीं दिए, आपने कम करेक्ट थोड़े कम पैसे दिए, आप चेंज उठ के चले जाएंगे। तो अब मुश्किल होगी उन लोगों को जो कि सिर्फ सपोर्ट से चल रहे थे, एक सपोर्ट, जो कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन एक बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सपोर्ट से चलते हैं कि अच्छा ये माउंटिंग कर दी, इधर किया, वो बैनर हो गया, आपने चलिए बना दिया, और वो चल रहे हैं। अब आपको अपने टैलेंट पे, अपने हुनर पे, उसके दम पे आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस आपको तभी आपका काम पसंद करेगी जब आप उस लायक होंगे। अगर आप लायक नहीं है तो आपको शायद वो प्रेम या प्यार नहीं या एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। तो ये करेक्शन आएगा, ऑडियंस का मुनाफा है इसमें, और ऐसा जबरदस्त मुनाफा है ऑडियंस का, क्योंकि उनके पास अब ऑप्शन इतने ज्यादा हैं, और उन्हें मजबूरन नहीं है कि यार 4 चैनल है मेरे पास में और ये फिल्म फ्राइडे को यही आ रही है फिल्म, मुझे तो देखनी थी वो वाली फिल्म, लेकिन यार वो फिल्म लगी नहीं यहाँ पे। तो अब ऑडियंस के पास ऑप्शन है, आपको ऐसी फिल्म देखनी है तो वो भी आपके पास में, ऐसी फिल्म देखनी है तो वो भी आपके पास में, सर दुख रहा है तो उठ के चले जाए आप, मजा आ रहा है तो कंटिन्यू करें आप। तो आई थिंक ऑडियंस का मुनाफा है, एंड सिमिलरली आई थिंक उन सब टेक्नीशियंस और एक्टर्स का भी मुनाफा होगा जो अपॉर्चुनिटी से मर जाते थे कि यार टैलेंट बहुत है हमारे पास में, लेकिन मौका यार नहीं मिल कोई रहा है, मौका नहीं मिल रहा है। मौका नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक हर आदमी के पास अपनी आवाज है, आप में टैलेंट है तो आप चमकेंगे, लोग पसंद करेंगे, अगर आप में हुनर है तो आप जरूर आगे जाएंगे। तो ये शायद एक बदलाव ओटीटी में की वजह से आएगा। जी राजीव, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या आपको लगता है कि मूवी हॉल्स, थिएटर्स जो है, मल्टीप्लेक्स जो है, सिंगल थिएटर्स है, उन पर ये अब इफेक्ट होगा बहुत ज्यादा? आपकी क्या सोच रहेगी? मूवीज क्या रिलीज होंगी, उसमें ज्यादा कुछ इफेक्ट होगा नहीं? मूवीज वो एक्सपीरियंस जो होता है एक सबके साथ बैठ के एक बड़ी हाँ स्क्रीन पे फिल्म देखने का, आई थिंक वो जरूर वापस आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है, कितने सालों से, दशकों से चला आ रहा है, तो आई थिंक वो जी एक ह्यूमन नेचर है जो कि जरूर वापस आएगा। बट इतना जरूर है कि जो मूवीज की क्वालिटी है वो बदल जाएगी, बिकॉज अभी इस दौरान इतना एक्सपोजर मिला है ऑडियंस को,
एक छोटे से छोटे शहर, गांव, कस्बे के लोग भी अब एक ऑप्शंस है उनके पास में, देख रहे हैं। तो अगर स्टैंडर्ड में बदलाव आएगा, ये नहीं है कि आपने भैया चल रही है फिल्म जिसमें आपने कुछ भी कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि 300 करोड़ बना ली है फिल्म में और ऑडियंस भी देख रही है और कैसे हुआ बेवकूफ बन रही है। हाँ, शायद वो क्वालिटी में बदलाव आएगा। अब वो फिल्में रिलीज होंगी, चलेंगी जहां पर क्योंकि ऑडियंस को बहुत तगड़ा एक्सपोजर मिल गया है। अब देखिए ना, कुछ बड़ी बड़ी फिल्में अभी ओटीटी पर रिलीज हुई, हम जानते हैं, और ऐसी उनकी मतलब क्या कहूं मैं, लोगों ने मतलब उसको ऐसा क्रिटिसाइज किया मतलब क्योंकि धज्जियां अब उड़ी, यहाँ पे धज्जियां उड़ गई, धज्जियां उड़ी। अब वही फिल्में अगर सिनेमा नंबर हॉल में 0 हो लगती तो गए। लोग बोलते नंबर जी, 0 हो गए पूरा। अब लोग बोलेंगे कि ये सिनेमा हॉल में लगी होती फिल्म तो 100 करोड़ बना लेती, और भले ही फिल्म की लागत 150 करोड़ होती, लेकिन पब्लिक को बताने के लिए तो ये होता कि फिल्म में देखो भैया 3-4 दिन में 100 करोड़ बना लिए। आप सोचते क्या ऐसी फिल्म बना कैसे लिए, जब सब लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं तो फिल्म बना कैसे लिए। तो वो अभी हकीकत आ गई, एक ही दिन में मालूम पड़ जाता है ओटीटी के अंदर कि ये चलेगा आगे या नहीं जाएगा। तो इस तरह के आई थिंक फिल्में आएंगी बाहर, जरूर आएंगी, लेकिन आई थिंक वो जो पहले होता था कि आपने कुछ भी बना के चला दिया, वो नहीं होगा। अगर फिल्म अच्छी है तो जरूर लोग देखने के लिए आएंगे, समय लगेगा, लेकिन आई थिंक दैट वो खत्म नहीं होगा। क्वालिटी मैंने कहा कि वो इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव, आपको जब हमने पाया है तो मैं कुछ सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। आप हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं। तो बचपन में राजीव कैसे थे? आप बहुत इंट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट थे, पढ़ाई में ज्यादा थे, स्पोर्ट्स में ज्यादा थे? कैसे थे राजीव? आपके फैंस जानना चाहते हैं। मैं बहुत ही सिंपल लड़का था, मैं कहूंगा। इंट्रोवर्ट तो नहीं था, बहुत फ्लैशी भी नहीं था, मैं बहुत लाउड भी नहीं था, मैं बहुत क्या कहूं, पॉपुलर रहता था मैं हमेशा। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मैं पॉपुलर कैसे रहता था, क्योंकि मेरे में ऐसा कोई हुनर नहीं था, कुछ नहीं था मेरे अंदर। लेकिन चाहे वो आर्मी कैंटोनमेंट हो, चाहे वो स्कूल हो, मुझे कभी स्कूल में मास्टर पॉपुलर का टाइटल मिलता था, मुझे कभी पता नहीं कैसे सब जानते थे फॉर सम ऑड रीजन। स्पोर्ट्स में ऑफकोर्स मैं बहुत खेलता था, अच्छे स्पोर्ट्स, मतलब मैं बहुत सारी चीजें करता था, मतलब मैं आज भी करता हूँ। स्विमिंग करता था, लॉन टेनिस खेलता था, टेबल टेनिस खेलता था, स्क्वाश खेलता था, हॉर्स राइडिंग करता था, और इन सब में मैं अच्छा भी था। बिकॉज आर्मी में बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, फैसिलिटीज मिल जाती हैं आपको। तो ये सब था। पढ़ाई में मैं बहुत कोई कमाल का नहीं था कि राजीव क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। फर्स्ट 10 में मैं 8वीं या 9वीं मेरी पोजीशन रहती थी, बट नेवर फर्स्ट 3 में कभी नहीं आता था मैं। स्टेज का बहुत शौक था मुझे, लेकिन स्टेज पे मैंने ऐसे जलवे भी नहीं दिखाए थे कि मैं कैसे कहूं कि यार स्टेज पे मैं जलवे दिखाता था। अच्छा, कुछ चीजें चल जाती थी, मुझे पता नहीं आता होता, समझ नहीं आता था कि चल कैसे गई यार, मैं तो गया, मैं तो हाँ चल गई, लेकिन चल जाती थी वो। बट अच्छा लड़का था मैं, अगर पीछे मुड़कर देखूं तो आई थिंक अच्छा था। मेरी जो शरारतें होती थी या मेरी जो प्रैंक्स भी होते थे, वो किसी को चोट या आघात नहीं पहुंचाते थे। दे यूज्ड टू बी फन प्रैंक्स, फन चीजें। किसी का ऑफ कोर्स मेरी सारी फ्रेंड लड़कियां होती थी हमेशा। मम्मी से बहुत डांट पड़ती थी, पापा से बहुत डांट पड़ती थी कि भैया तुम्हारी कंपनी से लड़कियां रहती हैं, लड़के तुम्हारे दोस्त नहीं बनते हैं। तो वो शायद पता नहीं कैसे था, मतलब नॉट दैट कि मैं गुड लुकिंग था, बट ऐसा था कि शायद फ्रेंड्स हमेशा लड़कियां होती थी। एंड क्रिएटिव था, मेरे घर में मैं ही क्रिएटिव था, हम तीनों भाइयों के अंदर। जो लिखता था, कभी कोई पोएट्री लिखता था, कभी कुछ और लिखता था। मुझे आपने पढ़ा होगा, देखा सुना होगा कि मुझे राजीव गांधी से अवार्ड भी मिला था उस टाइम पे जब मैं प्राइम मिनिस्टर थे, एक निबंध लेखन में, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन में। बहुत सारी क्रिएटिव चीजें करता था, खुद ही क्रिएट करता था, खुद डिजाइन बनाता था, खुद लिखता था। तो वो क्रिएटिव एस्पेक्ट जरूर था, और वो यही नहीं, बचपन में नहीं, स्कूल में भी था, कॉलेज में भी था, और कॉलेज से बाहर निकलने के बाद भी था। हमेशा ये था कि मैं कभी कोई चीज उधार नहीं लूंगा, मैं हर चीज क्रिएट करूंगा। मुझे उधार में कुछ चीज नहीं चाहिए, चाहे वो एटीट्यूड क्यों ना हो, मुझे उधार में किसी का एटीट्यूड भी नहीं चाहिए। आई थिंक वो एक कुछ चीजें थी जो हमेशा बरकरार रही। पीछे मुड़कर अगर मैं देखूं कि मेरे कॉमन फैक्टर मेरी लाइफ में क्या रहा है, आई थिंक कॉमन फैक्टर रहा है सिर्फ वो कि मैं क्रिएट करूं कुछ, मैं कुछ अपना बनाऊं, मैं लिखूं तो अपना लिखूं, किसी को बर्थडे विश कर रहा हूं तो मैं अपने हिसाब से करूं, मैं ग्रीटिंग कार्ड नहीं खरीदूं, मैं ग्रीटिंग कार्ड बना के भेजूं, मेरा हो, उधार ना लिया हो मैंने अगर। सो आई थिंक दैट वाज वन वे आई वाज। क्या बात है, क्या बात। तो उसके बाद आपने कॉलेज खत्म की, उसके बाद ऑडिशन राउंड जब शुरू हुए तो मुझे खबर मिली है कि सर ऑडिशन आपको लगता था कि ये सब फेक है, ऐसा कुछ आपको लगता था? इतने लोग खड़े हैं, 400-500 लोग खड़े हैं, और इस शुरुआत में आपको इस तरह का लगता था कि अंदर में सेटिंग है, अंदर में कुछ हो जा रहा है, अंदर में वो लोग ले रहे हैं, बेकार में लाइन इतनी खड़ी है, ऐसा कुछ हुआ था सर? बिल्कुल ऐसा होता है, और ऐसा इसलिए होता है, हमें बाद में समझ में आया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप डरे हुए होते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप कभी ऐसा नहीं सोचोगे। हम किसी भी चीज में, अपने आप को बोलने के लिए हम रहता है कि अरे ये तो अपने आप को खुश करने के लिए। करेक्ट, सॉरी सर, हाँ बोलिए। अपने आप को खुश करने के लिए, या अपने आप नर्वसनेस को छुपाने के लिए अपने आप से हम झूठ बोलते हैं
कि यार ये तो बकवास है, मैं तो दूंगा ही नहीं ऑडिशन, जाना दो, ये तो सब सेटिंग होगी। दो तो सही ना, अब दीजिए तो सही पहले ऑडिशन, किसी को बोलने तो दीजिए, मौका तो दीजिए किसी को बोलने का, कि यार राजीव तुम बहुत कमाल क्यों। ये बात मुझे ऑडिशन देते देते समझ में आ गई थी कि यार राजीव कभी किसी ने सिलेक्ट तो किया नहीं तेरे को ऑडिशन में, यहाँ यार तेरे को किसी ने बोला भी नहीं कि राजीव यार आप बहुत कमाल के एक्टर हो। अगर तुझे कोई बोलेगा तब तो तेरे समझ में आता है कि नहीं यार ये सब नाटक है, तो पहले ऑडिशन पास तो करना। फिर जब मैं ऑडिशन देने शुरू किए, फिर मुझे लगने लगा कि एक्चुअल में ऑडिशन में आप ऑडिशन नहीं दे रहे हो, आप खुद को भी माप रहे हो कि आप एक्चुअल में अच्छे एक्टर हैं कि नहीं है। आप अगर अपनी कॉन्शियस के साथ में ऑनेस्ट हैं तो आपको समझ में आता है यार मैं अच्छा था या मैं बहुत बुरा था। आप ऑडिशन देके आए, आपको पता कि आप बहुत बुरे थे, लेकिन आप बाहर आके बोल रहे हैं ये सब नाटक है, नहीं होगा ये सब, वो झूठ है, क्योंकि आपको पता है कि आप इतने बकवास थे कि आपको नहीं लिया जाएगा। तो वो ऑडिशन देते देते समझ में आया और ऑडिशन में ही सिलेक्शन हुआ मेरा। तो इसलिए मुझे ऑडिशन से कभी कोई तकलीफ इसलिए नहीं हुई, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ऑडिशन ना सिर्फ इस कैरेक्टर के लिए, कोई आपको जज नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि राजीव कितना अच्छा एक्टर है कितना बुरा है, मैंने तो काम किया है। आज की तारीख में भी अगर मुझे बोलेगा कि राजीव यार एक ऑडिशन करना चाहते हैं या स्क्रीन देखना चाहते हैं, स्क्रीन पे कैसा लग रहा है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि यार कैरेक्टर राजीव की फेस के साथ में कितना सही बैठेगा, क्योंकि राइटर ने तो कैरेक्टर लिख दिया। अब वो चाहे कोई सीनियर एक्टर हो चाहे वो जूनियर एक्टर हो, अगर हम टेस्ट करते हैं स्क्रीन के ऊपर क्या ये राइटर का विजन है, और कभी कभी विजन बैठता है कभी कभी नहीं बैठता है, तो उसमें कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे अभी तकलीफ नहीं होती है बिल्कुल भी। क्या भाई मुझे को पूछता है कि राजीव स्क्रीन टेस्ट करेंगे, आप बोलता बिल्कुल करो, तुम भी करो, मेरे लिए भी जरूरी है कि यार तुम मुझे बोल रहे हो कि राजीव यार सपोज करो फॉर एग्जांपल राजीव यार एक विलेन का कैरेक्टर प्ले करते हैं, बहुत सॉलिड वाला विलेन गब्बर सिंह टाइप का, तो मैं बोलूं हाँ मैं करूंगा, आपने बोल तो दिया एज एन एक्टर कि मैं करूंगा, लेकिन क्या वो अच्छा लगेगा मेरे ऊपर, क्या मैं कर पाऊंगा, उसे टेस्ट करने में तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। आप घबरा जाते थे और मैं भी घबरा जाता था, लेकिन ऐसे ही ऑडिशंस जहाँ 500-600 लोग थे उन्हीं में से निकल के मैं आगे मुझे मौके मिले। क्या बात है, क्या बात है राजीव। जब आपको हमने पाया है तो मैं और 5 मिनट आपका लूंगा और एक छोटा सा मैं सच का सामना आपके साथ करना चाहूंगा। सर क्या आप तैयार हैं? सच का सामने के लिए बहुत मुश्किल से लोग तैयार होते हैं, लेकिन मैं तैयार हो जाता हूँ। ओके सर जी, मैं 3-4 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। राजीव सर, कभी ये पैंडेमिक के बाद जब न्यू नॉर्मल सब कुछ हो गया, तो कभी ऐसा हुआ कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं और थोड़ा दूर जाने के बाद या 2-4 मिनट के बाद आपको याद आया कि आप मास्क लेना भूल गए हैं? इस तरह का कभी आपके साथ ऐसा हुआ? ऐसा जरूर हुआ। ऐसा आप निकल गए और उसके बाद आपने कहा क्या करें, और ये तो अभी रिसेंटली भी हुआ था कि इतना होने के बाद, बिकॉज आप निकलते नहीं है बाहर, मैं निकल के पहुंचा और जब वेन्यू पहुंचा गाड़ी से बाहर निकला तो मैंने कहा कुछ मिसिंग है, मिसिंग है कुछ, हाँ कुछ मिसिंग है। आप जेब में हाथ डाल रहे हो कि अब क्या करूं, मैं वापस 10 किलोमीटर जाऊंगा सिर्फ मास्क लेने के लिए, मैंने क्या किया जाए। तो मैं ऐसे मुंह करता करता गया और मैं बाहर बंदे को बोला, मैंने कहा पता मास्क लेके आइए अंदर से यार, कहीं से डिस्पोजेबल मास्क लेके आया, मास्क नहीं है मेरे पास, क्या करूं। फिर जब मैंने, अब मेरी वाइफ बहुत पर्टिकुलर है, वो अभी भी उस पैरानोमा से बाहर निकली नहीं है, तो आज तो वो एक इंसिडेंट जब हुआ तो उसको मैंने बताया, तो उसके बाद से उसने हर जगह पे मास्क रखे हैं, गाड़ी के अंदर मास्क, इधर मास्क, बैग के अंदर मास्क, क्योंकि आजकल तो अजीब सिचुएशन है कि लोग एंटरटेन भी नहीं करते हैं, घबरा जाते हैं कि आप बिना मास्क कैसे लगता है, बिना कपड़ों के कोई इंसान आ गया, तो वो एक घबराहट है कि अरे यार ये क्या है, मास्क क्या तुम्हारा, मतलब जैसे कि किसी ने शर्ट या पैंट नहीं पहन रखी। तो वो घबराहट है जी। तो राजीव सर, मैं जानना चाहूंगा कभी सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कभी आपके साथ कुछ हुआ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? कोई भी एम्बैरेसिंग मोमेंट कभी कुछ हुआ हो? एम्बैरेसिंग मोमेंट तो बहुत सारे रहे हैं, किसके नहीं रहे हैं, मतलब अभी कोई एक फनी अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें सर, अगर याद आ रहा हो। फनी 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 हाँ, एक फनी इंसिडेंट था मेरे लिए, बड़ा एम्बैरेसिंग था। मैं जब स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था, और मैंने एक ऐसे ही दूरदर्शन की किसी एक डॉक्यूमेंट्री या किसी इसमें काम किया था मैंने। और जब मैंने काम कर लिया, मैं दिल्ली में था, मैं तो बॉम्बे आया नहीं था मैं, और मैं काम कर लिया था मैंने, और मैं वेट करता रह गया। अभी तो ऐसा मन में होता है, आपको होता है कि अब तो मुझे लोग थोड़ा बहुत पहचानने लगे, थोड़ा बहुत तो मुझे जानने लगे। और एक दिन वही डीटीसी की बस, दिल्ली की डीटीसी बस के अंदर मैं ट्रैवल कर रहा था, और एक इंसान मुझे देख रहे थे, और मैंने कहा यार ये पहचान लिया मुझे, और वो मुझे देखने लगे, बहुत देर देखते रहे। बोला भाई साहब आपको मैंने कहीं मैं भी सर डरा उससे पहले कि मुझे बोले, मैंने कहा वही हूँ जो आप तो बोले देखा आपको कहीं, मैंने कहा मैं मुस्कुराया, मैंने कहा वही। बोले कहाँ देखा है, मैं बताऊं, मैंने कहा मैं बताता हूँ आप में मुझे, मैं बताऊं आपने कहाँ देखा है, तो बोले हाँ हाँ याद है, दीप सिनेमा हॉल के बाहर उस दिन आप खड़े थे वहां पे किसी के साथ में। और मैंने कहा
ब्लडी हेल, तुमने मुझे सिनेमा हॉल के बाहर देखा था क्योंकि मैंने कोई बड़ी अजीब सी शर्ट पहन रखी थी, पता नहीं क्या था कि उन्हें याद था कि यार मैं दीप सिनेमा हॉल के बाहर किसी का वेट कर रहा था आधे घंटे तक, तो वो इधर दुकान पे उधर का मैं जगह से हिला भी नहीं था, तो उसने मुझे वहां देखा था। और मैं ओहो। सोचता रहा कि यार इसने मुझे टीवी पे देखा और मेरा टाइम आ गया, अब ये मुझे पहचान जाएगा। ये वाला था, मतलब वो स्टार्टिंग का एक एम्बैरेसिंग मोमेंट था। अब ओके। ऑफ कोर्स लाइफ में अब ये होता है कि जब आपको देख रहा होता है तो आप मास्क ऊपर और खींच लेते हैं। हाँ, यार मैं कि वो और नहीं चुप हूँ। लो, कभी हाँ कभी वो ऐसा नहीं। होता है कि एयरपोर्ट पे लोग आते हैं मेरे पास में कि एक्सक्यूज मी, आर यू राजीव खंडेलवाल? नो। हम्म, क्या निकल जाता लो है। वहां फिर वो बस नहीं सर आप राजीव ही, आप मास्क उतारिए ना। से। तो अजीब सिचुएशन होता है लाइफ में, से टर्न अराउंड भी होता है लाइफ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो याद आती है हमेशा। लेकिन राजीव सर, अगर मैं आपको एक टाइम मशीन दूँ और आपको कहूँ कि आप पास्ट में कहीं पे भी जा सकते हैं, अपने अपने बर्थ के पहले भी आप कहीं जा सकते हैं और आप 30 मिनट जाके उनके साथ या कोई एक जगह में जाके आप स्पेंड कर सकते हैं, तो आप कहाँ पे जाना चाहेंगे या किसी से मिलना चाहेंगे? हम्म, इस समय तो मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहूंगा। मेरी मम्मी 2018 में चली गई थी। तो मैं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं 3-4 साल पहले जब मम्मी को वो एक कैंसर था उनको, तो जब उनके सिम्टम्स हो रहे थे तब उन्होंने कुछ बताया नहीं ना उनको, उन्होंने खुद ने बहुत सीरियसली लिया ना बताया, वो सीधा स्टेज 4 पे उनका डिटेक्ट हुआ था। और मुझे, वो जयपुर में थी और मैं बॉम्बे में था, तो वो साल भर उनको ना एक सिम्टम्स होते हैं उसके ओवेरियन कैंसर के, जैसे पेट आपका फूल जाता है, आपकी एपिटाइट कम हो जाती है। मुझे मौका मिले तो मैं 4 साल पहले जाना चाहता हूँ और उनको उस सिम्टम से पकड़ लेना चाहता हूँ, उनको बता देना चाहता हूँ कि मम्मी ये ना ये सिम्टम है, जाकर फटाफट चेक कराओ अपने आप को, क्योंकि ये बहुत बुरा हो सकता है आगे जाके। अगर मुझे मौका मिले, टाइम मशीन मिले, तो मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूँ कि जाऊं वापस और बस मम्मी को उस समय के टाइम पे उनको वार्न कर दूं कि मम्मी ये सिम्टम्स है, एंड बस उसके बाद तो फिर मेरे साथ ही होती हूँ। क्या बात! भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, हमने एक छोटा सा चैट किया रविवार की शाम सितारों के नाम में। अपने फैन से कुछ कहते जाइए, 2021 शुरू हो चुका है और अभी पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उन सभी के लिए क्या मैसेज आएगा? कुछ उनसे कहते जाइए प्लीज़। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपना प्यार हमेशा देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया अपने लगातार अपनी मैसेजेस और चीजें, और चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे कहीं और हो, मुझ तक पहुंचने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ 2021 एक्चुअल में जेन्युइनली उम्मीद करता हूँ कि हम सबके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी खबरें लेकर आए। मेरी सिर्फ एक ही इल्तिजा है, एक ही रिक्वेस्ट है, की गुजारिश है कि दैट ये जो समय था, ये एक इंडिविजुअल के लिए नहीं था। बहुत कम ऐसा होता है कि अगर बुरा दौर है तो वो सबके लिए बुरा दौर है, और ये सबके लिए एक चैलेंजिंग दौर था। तो एक ताकत जो मिलनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, किसी को भी नेगेटिव इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ में नहीं हो रहा था, ये सबके साथ में हो रहा था। हर इंसान की अपनी कहानी है। मैं जब लोगों से मिलता हूं तो हर इंसान की अपनी चैलेंजेस की कहानी है, और अपने चैलेंजेस हमेशा बहुत कम लगते हैं मुझे, जैसे ही किसी और की कहानी सुनते हो तो क्योंकि हम इस दौर में सब साथ में थे, मैं उम्मीद करता हूँ ये साथ हमेशा बना रहे। ये अच्छे टाइम में भी हम एक दूसरे के लिए चिंतित रहें। इस पैंडेमिक टाइम में मैंने देखा था कि बहुत लोग मदद कर रहे थे, इसके पास खाना था, अनाज था, वो शेयर कर रहे थे, एक दूसरे को मदद कर रहे थे, बिकॉज एक टफ टाइम था। अच्छे टाइम में भी अपनी, जब अच्छी चीजें होने लगे वो भी शेयर करें एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को ना भूलें। बुरे वक्त में तो सब साथ में थे, अच्छे वक्त में भी सब साथ रहें। एंड हर रात के बाद सुबह होती है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अच्छा वक्त तो आएगा, जी। 100% आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, कहीं नहीं जाएगा, अच्छा वक्त आएगा। और बस तैयार रहिए उस चीज के लिए, और एक दूसरे का साथ ना छोड़िए, एक दूसरे के लिए हमेशा कल्पना कीजिए, उम्मीद कीजिए कि सामने वाला भी खुश रहे जितना कि आप खुशियों की उम्मीद करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सबके लिए बहुत खूबसूरत 2021 हो। हम लोग निरंतर मिलते रहें, ज्यादा मिलें ऑन स्क्रीन, एंड लव यू ऑल। बिल्कुल राजीव सर, बहुत जल्दी मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप कोलकाता शहर में आए, कोलकाता के फैन से आपकी मुलाकात हो, मास्क और विदाउट मास्क बहुत जल्दी आपके साथ मुलाकात हो। जी, आपके आने वाले फ्यूचर प्लान्स के लिए बहुत बहुत बधाई, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आप रहिए, स्वस्थ रहिए और हम सबको एंटरटेन करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू मनीष, थैंक यू बाय। सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे नन अदर देन, हम सबके फेवरेट नन अदर देन राजीव खंडेलवाल, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी बिल्कुल लाइव हमारे शो रविवार की शाम सितारों के नाम में। आप अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीक एक बार फिर से मुलाकात होगी, एक और सितारा आपके साथ होंगे हमारे शो रविवार की शाम सितारों के नाम में। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड नाइट।